अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम फिजियोलॉजी के रेस्पिरेटरी सिस्टम के एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज़ ऐसे एमसीक्यूज़ है कि 2016 से लेकर 2020 तक जितने भी पास पेपर है केएमयू बीएसएन के, केएमयू बीएस पैरामेडिक्स के, मतलब एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजी, एमएलटी, इस तरह जितने भी पैरामेडिक्स में आते हैं, इनके जो पेपर्स हुए हैं उन पेपर से ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितने भी एमसीक्यूज़ है ये हमने उठाए हैं और इससे इसको कंपाइल किया है। एक ही रेस्पिरेटरी सिस्टम के एमसीक्यूज़ जो है वो हमने इसमें शामिल किए हैं सारे के सारे। इंशाल्लाह अब एक एक करके इसको डिस्कस करने वाले हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू, ऑप्शंस को देखें, डायरेक्टली ब्रेक डाउन द न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल, ऑप्शन बी इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन द न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल, ऑप्शन सी obtain nourishment from the food, ऑप्शन डी burn the organic compound indirectly। देखिए, जब भी एक रिएक्शन होता है तो या तो वो कैटाबॉलिज्म होता है या एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मीन द कटिंग ऑफ कंपाउंड टू रिलीज एनर्जी। जब हम एक कंपाउंड को कट करते हैं, जब इसकी कटिंग होती है, जब इसकी ब्रेकडाउन होती है और वो हमें एनर्जी देता है तो इसको हम कैटाबॉलिज्म, और जब इसको जोड़ते हैं वापस, जब स्मॉल एटम से हम कह सकते हैं या जो मॉलिक्यूल है इससे एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है तो इसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। तो इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन द न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल, देखिए इसमें जब ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है तो न्यूट्रिएंट्स की ब्रेकडाउन होती है, ठीक है। तो इसका जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट है, इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन द न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल। न्यूट्रिएंट की ब्रेकडाउन होती है और इससे हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर आप ऑप्शन डी को देखें, बर्न द ऑर्गेनिक कंपाउंड इनडायरेक्टली, तो ये भी ठीक है। क्यों? क्योंकि जितने भी मॉलिक्यूल है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ब्रॉड सेंस में हम ये कह सकते हैं कि ये भी ठीक है, लेकिन मोर करेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन द न्यूट्रिएंट, क्योंकि हमारा बॉडी सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल को उसकी ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय सेल इज कॉल्ड, ऑप्शन ए है ब्रीथिंग, ऑप्शन बी है रेस्पिरेशन, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है एक्सहेलेशन। देखिए इसमें कहता है कि प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज, जब एटमॉस्फेयर के साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है तो इसे हम ब्रीथिंग कहते हैं। ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 इसमें क्या है, प्रोड्यूस बाय सेल्स इज कॉल्ड, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है। तो प्रोडक्शन या यूटिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन में होता है, तो मतलब रेस्पिरेशन भी इसमें इन्वॉल्व है। 2 पॉइंट्स है, एक एक्सचेंज, दूसरा है प्रोड्यूस्ड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे साथ वो है सी, बोथ ए एंड बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, mechanism of breathing and the organs involved varies among different groups of animals. This difference depend on dash habitats, ऑप्शन बी है शेप एंड साइज, ऑप्शन सी है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। देखिए हैबिटेट्स हर ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ है। अगर फिश है तो वो पानी में रहता है, अगर हम एनिमल्स है तो हम ज़मीन के ऊपर रहते हैं, इस तरह एनिमल्स है कि वो ज़मीन के अंदर रहते हैं। तो हैबिटेट्स मुख्तलिफ है, ठीक है। शेप एंड साइज़ पर भी डिपेंड करता है। शेप, अगर शेप जो है वो लार्ज है तो उसमें प्रॉपर सिस्टम होगा। अगर साइज़ जो है वो कम है, थोड़ा है, तो वो स्किन के ज़रिए भी कर सकते हैं, या जो सरफेस एरिया है वो स्मॉल मॉलिक्यूल का ज़्यादा होता है तो इस वजह से वो स्किन के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, बोथ ए एंड बी। क्यों? क्योंकि हैबिटेट्स एंड साइज एंड शेप ये दोनों जो है मैटर करता है। देखिए इसमें हैबिट्स, एक बंदे ने मुझसे पूछा था कि ऑक्सीजन या ब्रीथिंग के बारे में,
तो ब्रीथिंग इसमें यह है कि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं या इस तरह के लोग हैं जो पहाड़ों में रहते हैं, तो उसकी जो ऑक्सीजनेशन लेवल होता है, जो ब्रीथिंग होता है, वो भी डिफरेंट हो सकते हैं। या मेरे तरह एक वेला बंदा है जो सुबह उठ नहीं सकता, सुबह बेड पर आधा घंटा रहता है, जब उठता है तो फिर थोड़े थोड़े काम, छोटे छोटे काम करते हैं, इस तरह जो एक्सरसाइज वगैरह ये सब कुछ नहीं करता, तो उसकी जो ऑक्सीजनेशन या ब्रीथिंग लेवल होता है वो एज़ कम्पेयर टू अदर पर्सन वो कम रहता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास थर्ड का, वो कौन सा है? वो है हमारे पास डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, नेजोफेरिंक्स ओपन थ्रू द लेरिंग्स रीजन एंड टू द। देखिए नेजोफेरिंक्स, सबसे पहले हम नेजोफेरिंक्स को पढ़ते हैं कि नेजोफेरिंक्स क्या है। इस इमेज में आप देख ले तो ये है नोज़ का एरिया और ये है पेरिंग्स का एरिया। अब ये दोनों मिलाकर नेजोफेरिंक्स हो गया। अब ये नेजोफेरिंक्स लेरिंग्स से जब गुजरता है तो ये किस आर्गन में ये ओपन होता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ये है ट्रिकिया। लेरिंग्स से ये निकल पड़ा, ठीक है, ग्लैटिस ऊपर आ गए तो ग्लैटिस भी नहीं है। साउंड बॉक्स हम लेरिंग्स को कहते हैं। लंग्स जो है ये ट्रिकिया के बाद आते हैं। तो जिसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है ट्रिकिया, ए। Question number 5. Now question number 5. Which portion of the human respiratory system is called sound box? देखिए साउंड बॉक्स हम कौन से पोर्शन को कहते हैं? जो साउंड बॉक्स है उसको हम लेरिंग्स भी कहते हैं। तो लेरिंग्स से आवाज़ निकल आती है, जो ग्लॉटिस है या एपिग्लॉटिस है, ठीक है, ये इसको हम साउंड बॉक्स कहते हैं। और इससे जो साउंड प्रोडक्शन है ये इस वजह से होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे साथ वो है लेरिंग्स। क्वेश्चन नंबर 6, लेरिंग्स इज प्रेजेंट इन बिटवीन। अब लेरिंग्स का जो पोजीशन है वो किधर है, वो कहाँ पर मौजूद है? वो एपिग्लॉटिस एंड ग्लॉटिस के दरमियान है, वो ट्रिकिया एंड ब्रांक्यूल के दरमियान है, वो एपिग्लॉटिस एंड ट्रिकिया के दरमियान है, या वो ब्रांकस एंड एपिग्लॉटिस के बीच में है? अब इस इमेज में आप देख ले तो ये हमारे पास है एपिग्लॉटिस और इसके बीच ये रहता है लेरिंग्स और ये हमारे पास है ट्रिकिया। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, एपिग्लॉटिस एंड ट्रिकिया, ये करेक्ट ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ब्रांक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन। ऑप्शन बी, प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ऑफ ट्रिकिया। ऑप्शन सी, रिपीटेड डिवीजन ऑफ ब्रांकी। ऑप्शन डी, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन। देखिए अब इसमें देखिए हमें पता है कि ब्रांक्यूल्स कहाँ से आते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है नोज़, देन होता है फेरिंग्स, देन होता है लेरिंग्स, देन होता है ट्रिकिया, और ट्रिकिया के बाद ब्रांकी एंड देन ब्रांक्यूल्स। तो ब्रांक्यूल जो है ये रिपीटेड डिवीजन है किसके? ब्रांकी के। अब क्वेश्चन हमारे साथ आता है 8, alveoli in human lungs are dash. Thick wall terminal end of bronchioles, polygonal, thin non-vascularized, big like, not supplied by blood and are non-functional. Option D, thin walled vascularized irregular wall. अब देखिए इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ये डी है। थिन वॉल्ड है, अल्वेलाई का जो वॉल है वो कौन सा है? थिन है एंड वस्कुलराइज्ड है। इससे जो इससे इर्द गिर्द जो है वो बहुत सारे वेसल्स मौजूद है, वेंस मौजूद है, ठीक है। और वो वेसल्स कैपिलरीज क्या करते हैं, वो इर्रेगुलर शेप में है और ये अल्वेलाई भी इस तरह इर्रेगुलर शेप में है। और इससे जो है वो गैसेस एक्सचेंज यहाँ पर होता है, ठीक है, डिफ्यूजन के ज़रिए या जितने भी प्रोसेस है इसके ज़रिए यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है और देन वो हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो यहाँ तक हमने 8 क्वेश्चन पढ़े। अब क्वेश्चन नंबर 9, कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम कंपेयर्स। अब कंडक्टिंग पार्ट क्या है इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ये क्या है। देखिए एक्सटर्नल, ऑप्शन ए है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स ऑफ द टर्मिनल ब्रांक्यूल्स, इंटरनल नॉस्ट्रल ऑफ द ट्रिकिया, एपिग्लॉटिस अप टू ट्रिकिया, लेरिंग्स अप टू ब्रांकी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ए, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल अप द टर्मिनल ब्रांक्यूल्स।
क्वेश्चन नंबर 10, द डार्सल, वेंट्रल, लेटरल एंड लोअर साइड ऑफ थोरेसिक। अब सबसे पहले देखिए इन वर्ड्स को समझे। डार्सल है बैक साइड, वेंट्रल है आगे का साइड जो है इंटीरियर, लेटरल है हमारे जो साइड में होता है, हम साइड इसको कहते हैं लेटरली, ठीक है, एंड लोअर साइड ऑफ थोरेसिक। अब ये क्या है, तो इसमें ऑप्शंस को आप देख ले। वर्टिब्रल कॉलम, तो ये डार्सल साइड पर है, यस। वेंट्रल साइड पर हमारे पास स्टर्नम है, यस ये भी ठीक है। लेटरल पर आप देखें तो रिब्स है, एंड डायफ्राम आप देखें तो ये लोअर पार्ट है हमारे थोरेसिक कैविटी के या थोरेसिक केज के। तो ए ऑप्शन जो है हमारे पास वो क्या है, बिल्कुल ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ लंग्स इज। देखिए मूवमेंट ऑफ एयर, जब एयर लंग्स में इन होता है और आउट होता है तो किस वजह से, ये तो बिल्कुल ही इजी है, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ये होता है। क्वेश्चन नंबर 12, डैश इज लोकेटेड बिटवीन टू प्लूरल सैक्स एंड द सेंट्रल कंपार्टमेंट ऑफ थोरेसिक कैविटी। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल है थोरेसिक कैविटी, और इसका जो सेंट्रल कंपार्टमेंट है टू प्लूरल सैक, तो दो प्लूरल सैक के दरमियान जो है वो हमारे पास मौजूद है मीडियास्टिनम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, मीडियास्टिनम। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इनवॉलंटरी ब्रीथिंग। अब देखिए, इट इज़ कंट्रोल बाय द ब्रांक्यूल्स, ये जो है गलत है। इट इज़ कंट्रोल बाय द पल्मोनरी आर्ट्रियोल्स, ये भी गलत है। इट इज़ कंट्रोल बाय द alveolar capillaries network. It is controlled by the neuron located in the medulla and pons. हम रिस्पायरेटरी सेंटर किसको कहते हैं, ये सबसे पहले ज़रूरी है। तो रिस्पायरेटरी सेंटर हमारे पास है मेडुला ओब्लंगेटा। तो इसमें जो न्यूरॉन्स रहते हैं, इसमें जो न्यूरॉन्स है मेडुला ओब्लंगेटा में, ये कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी ब्रीथिंग को। ये वॉलंटरी को भी कंट्रोल करता है, इनवॉलंटरी को भी ये कंट्रोल करता है। ये रिस्पायरेटरी सेंटर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन अल्वेओलाई। देखिए अगर अल्वेओलाई में पार्शियल प्रेशर कितना होना चाहिए कि ब्लड में वो आए, ऑक्सीजन आए, लेस देन कार्बन डाइऑक्साइड। अगर लेस देन कार्बन डाइऑक्साइड हुआ तो क्या होगा, ये आपको पता होना ज़रूरी है। लेस देन द ब्लड, अगर ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम है तो क्या होगा, अगर ज़्यादा है, मोर देन द ब्लड आर इक्वल टू दैट ऑफ द ब्लड। अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास है वो है मोर देन द ब्लड। जब ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाए अल्वेओलाई में, वो ब्लड से ज़्यादा हो जाए, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर काज्ड बाय स्मोकिंग। स्मोकिंग से कौन सा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी, तो एम्फाइसीमा इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, द gaseous exchange in alveoli is a type of simple diffusion। ये करेक्ट है। सिंपल डिफ्यूजन में जो गैशियस एक्सचेंज होता है अल्वेओलाई में, वो सिंपल डिफ्यूजन पर होता है। तो यहाँ तक आज हमने 16 MCQs कवर किए। ये सारे MCQs वही MCQs है जो पिछले पास्ट पेपर में आया है, तकरीबन 2016 से लेकर 2020 तक जितने भी पास्ट पेपर हुए हैं, उसमें जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चंस है ये सारे वही क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर किए। इंशाल्लाह 16 से लेकर 30 तक और भी मैंने MCQs जो है वो निकाले हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो आप इस तरह, अगर आपको लर्निंग हो रही है, आप इससे सीख रहे हो, तो इसको देखिए। अगर नहीं तो किसी दूसरे सोर्स को या किसी दूसरे फ्रेंड या टीचर को देके, उससे आपको पैदा हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच।